हाय। अगर आप बिगिनर हैं और 2027 में बैंकिंग एग्जामिनेशन में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये 15 से 20 मिनट के आसपास की वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो जितना भी चीज़ें हैं बैंकिंग एग्जाम से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कंप्लीट गाइड कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। आपको फ्रॉम बैंकिंग क्या होती है, बैंक एग्जाम्स क्या होते हैं, किस प्रकार के पैटर्न आते हैं, वहाँ से लेकर के सिलेक्शन तक की सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में स्ट्रिक्ट रहिए और पूरी भी देखिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड और आप अपने एग्जाम को अपने आप को प्रिपेयर कर सके 2027 के लिए, क्योंकि एक यही समय राइट टाइम है जहाँ पे आप अपने आप को प्लान कर सकते हैं 2027 के लिए, क्योंकि बैंक एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए मैम 5 से 6 महीने की ज़रूरत होती है। जो लोग अपने आप को बिगनर मानते हैं, जिन लोगों ने बैंकिंग एग्जामिनेशन के बारे में नहीं पता है, उनको बता दूं कि बैंक में इनको जॉब क्यों करनी चाहिए, वाई टू बिकम बैंकर बिफोर क्वेश्चनिंग की हाउ टू बिकम बैंकर। बैंक में जॉब करने के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। उनमें से आपको बैंक में एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। पब्लिक सेक्टर यूनिट अर्थात एक सरकारी कंपनीज होती है, सरकारी बैंक्स होती हैं जहाँ पे आपको जॉब करने का मौका मिलता है। इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैं शेयर करने वाला हूँ। देखिए पूरी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि बैंक एग्जामिनेशन आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए। बैंक एग्जामिनेशन आपको ज्वाइन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ लगातार हो रही है। अपनी देश की इकोनॉमी 6.5, 6.7, 7.2, 7% के हिसाब से पर क्वार्टर पर ईयर ग्रो करती हुई जा रही है, जो कि दुनिया की सब जो बिगेस्ट इकोनॉमीज है उसमें सबसे तेज़ी से ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है। और इस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। बैंकिंग सेक्टर में अगर हम बात करें, पीएसयूज़ की बात करें तो 12 पीएसयूज़ हैं बैंकिंग अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। और यहाँ पे एक हाई इकोनॉमिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है। बैंक में प्रमोशन जल्दी होते हैं, पर्क्स जो बहुत अच्छे मिलते हैं, चाहे वो चिल्ड्रन की एजुकेशन हो, चाहे कहीं ट्रांसफ़र हो रहा तो वहाँ फर्नीचर जरूर मिलता है, आपको रहने की व्यवस्था मिलती है, आपको आने जाने की व्यवस्था मिलती है, आपको कपड़े से लेकर के बैग से लेकर के और ना जाने ऐसी कौन कौन से पर्क्स या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एक अच्छी सैलरी मिलती है। जो पीओ होता है उसकी मिनिमम बेसिक सैलरी 56,000 के आसपास होती है, जो कि इन हैंड लगभग 85-90 के आसपास आती है। पर्क्स तो अलग ही बात होते हैं। मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, आपके पेरेंट्स को डिपेंडेंट जो होते हैं आप पे उनको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं। चीपर लोन मिलता है आपको, मार्केट से जो है 2-3% कम रेट पे आप लोन बैंक में ले सकते हैं। जो आपको फ्यूचर में घर बनाना हो, गाड़ी लेनी हो या कोई बिजनेस करना हो, आप उसमें यूज कर सकते हैं। एक कई सारे बेनिफिट्स हैं। आपको ट्रिप प्लान मिलता है, आपको न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, आपको फर्नीचर तो बता ही दी, आपको छुट्टियां बहुत अच्छी मिलती हैं, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर में छुट्टियां होती हैं वो बैंक हॉलीडे के नाम पे ही डिसाइड होती हैं, तो वो चीज़ें आपको मिलती हैं। प्लस अदर बेनिफिट्स भी आपको बैंक में मिलते हैं। इतने सारे बैंक में बेनिफिट होने के लिए एक प्रोमिनेंट सेक्टर बन जाता है हम लोगों के लिए, जहाँ पे आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। यस, प्रेशर हर जगह है, बैंक में भी प्रेशर है, कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है एज कम्पेयर टू अदर बैंकिंग जॉब्स। बट जो ये लुक्रेटिव बेनिफिट्स हैं ये आपके लिए बहुत हैं, अच्छे हैं, जो आपको शायद आईएएस में भी, मतलब आईएएस में मिलते हैं, आपको किसी अदर बैंकिंग जॉब में ना मिले। एक बहुत अच्छी जॉब है और इसको ज्वाइन करने के आप अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस लिए, 4-5 साल एक्सपीरियंस लिए, फिर आप प्राइवेट बैंकिंग की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पे आपकी सैलरी 10 लाख 15 लाख भी हो सकती है, पैकेज के अनुसार जो भी आप बैंक ऑफर करती है। आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप एक ज़िंदगी में आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं कि आपको बैंक में ज्वाइन करने के लिए कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो अगर हम एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 30 जाती है। एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। जब आपकी डीबी हो रही हो तब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप जो है लास्ट ईयर में हैं किसी भी ग्रेजुएशन के, 3rd ईयर ग्रेजुएशन या 4th ईयर ग्रेजुएशन या बीटेक जो कर रहे हैं आप, अगर आप वो चीज़ में आप लास्ट ईयर हैं तो आपका मेक श्योर कि बिफोर अप्लाइंग कि हाँ आपका ग्रेजुएशन जो है डीबी जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपके हाथ में डिग्री आ जानी चाहिए। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कंप्यूटर एजुकेशन कंपलसरी है। ये
लिखा नहीं होता है लेकिन कंपलसरी है, क्योंकि बैंक क्लिकर एग्जामिनेशन में कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि बैंक में कंप्यूटर का ही काम है तो ये ज़रूरी होती है। और तीसरी या चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लैंग्वेज, क्योंकि क्लरिकल एग्जामिनेशन के अंदर एलपीटी टेस्ट होता है। एलपीटी मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये टेस्ट किया जाता है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आपको मराठी आती है? अगर आप गुजरात में ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या आपको गुजराती आती है? क्योंकि वहाँ पे आप एज अ क्लर्क आप वहाँ के लोकल कस्टमर से डील कर रहे होंगे, तो क्या आपको वो चीज़ लैंग्वेज आती है? अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको उस चीज़ में प्रोफिशिएंसी एट लीस्ट कि आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो प्रोफिशिएंसी आपको हासिल करनी पड़ेगी। और उसके बाद ही आप पर्टिकुलर स्टेट में क्लरिकल एग्जामिनेशन के बारे में आप तभी अप्लाई कर पाएंगे। सो एक ये ज़रूरी चीज़ होती है। अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें तो उन लोगों को ये नहीं देना पड़ता है जिन लोगों ने 10th लेवल पे या 12th लेवल पे उस लोकल लैंग्वेज को पढ़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 10th लेवल में या 12th लेवल में गुजराती है और आप गुजरात के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एलपीटी नहीं देना पड़ेगा। एलपीटी टेस्ट मेनली क्लरिकल एग्जामिनेशन में होता है, पीओ लेवल एग्जामिनेशन में नहीं होता है, क्योंकि पीओ लेवल एग्जामिनेशन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होते हैं। क्लरिकल एग्जामिनेशन एक स्टेट के अंदर ही होता है, आपकी पोस्टिंग बस उसी स्टेट के अंदर होगी जिस स्टेट को आप चूज कर रहे हैं। सो ये कुछ एलिजिबिलिटी थी, आपको बैंक ज्वाइन करना क्यों था, ये चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं कि आप बैंक को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन यू ज्वाइन द बैंक्स? सो बैंक को आप 3 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं ये बैंक को ज्वाइन करने का? पहला तरीका है आपका सीबीओ। सीबीओ होता है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। एसओ या प्रोफेशनल की बात करते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेस अगर आपको पता हो, एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर जिन्हें कहते हैं। सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। आप बैंकिंग सेक्टर में चाहे आप अप्रेंटिसशिप किए हों या किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी बैंक में काम किए हुए हों या फिर किसी एनबीएफसी में काम किए हुए हों, तो आप सीबीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरत होता है सीबीओ के अंदर। एसओ के अंदर क्या होता है भाई? एसओ के अंदर आपको स्पेशलाइज्ड डिग्री की ज़रूरत होती है। स्पेशलाइज्ड डिग्री किस सब्जेक्ट में हो सकती है? ये फाइनेंस में हो सकती है, एग्रीकल्चर में हो सकती है, आईटी में हो सकती है और अदर लॉ में हो सकती है, और भी अदर कोर्सेज हैं जहाँ पे आप स्पेशलिस्ट कोर्सेज के थ्रू आप एसओ की वैकेंसीज में जा सकते हैं। एसओ की वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो एसबीआई में हो, चाहे वो आईबीपीएस में हो, चाहे वो आरआरबी में हो, वो वैकेंसीज आती हैं और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसओ में एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, सीबीओ में एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। दूसरा तरीका है पीओ लेवल। पीओ लेवल मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल। प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल में आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आईबीपीएस के थ्रू हो, चाहे एसबीआई के थ्रू हो, चाहे आप आरआरबी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। पीओ लेवल की मिनिमम एज अगर बात करते हैं तो 21 है और मैक्सिमम एज बात करते हैं 30 है। क्लरिकल लेवल की अगर बात करते हैं तो मिनिमम एज 20 एंड मैक्सिमम एज 28 होती है किसी भी क्लरिकल एग्जामिनेशन की, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे एसबीआई एग्जामिनेशन हो। सो कौन कौन से बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं? 3 होते हैं एक्चुअली। एसबीआई करवाता है अपना खुद का तीनों एग्जामिनेशन, चाहे वो पीओ हो, चाहे वो क्लरिकल एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एसओ एग्जामिनेशन हो। एसओ एग्जामिनेशन के लिए आपको स्पेशलिस्ट कोर्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा चीज़ है आईबीपीएस, पीओ, क्लरिकल एग्जामिनेशन। और तीसरी चीज़ है आप आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ के थ्रू जा सकते हैं। आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क को कहते हैं ऑफिस असिस्टेंट और आरआरबी पीओ को कहते हैं ऑफिसर स्केल 1। सो इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आप जा सकते हैं। बैंक के अंदर आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को दे करके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर आप बात करते हैं कि किस तरीके से बैंक में सिलेक्शन लिया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, अब बात करते हैं उन चीज़ों की। अगर हम बात करते हैं कि स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होता है, तो एसओ का क्योंकि मुझे नहीं पता, एसओ का मैं एग्जाम नहीं देता हूँ, मैं पीओ एंड क्लर्क का एग्जाम जो देता हूँ। सो उसकी अगर बात करें तो पीओ और क्लर्कल में डिफरेंस ये है कि पीओ में इंटरव्यू होता है, क्लर्क का एग्जामिनेशन में इंटरव्यू नहीं होता है। बाकी प्रीलिम्स एंड मेंस क्लर्क में भी होता है और पीओ में भी होता है। चाहे वो पीओ में अगर बात करें एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ। क्लर्कल की बात करें अगर आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, ये जो है क्लर्कल एग्जामिनेशन में एलपीटी टेस्ट जरूर होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। पीओ में शायद ये टेस्ट नहीं होता है, लेकिन पीओ में
इंटरव्यू होता है, और इसके साथ साथ जो मेंस होता है पीओ में, उस मेंस के साथ आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी लिखना होता है, अर्थात कंप्यूटर पे आपको जो है दिया जाएगा, वो उसको आपको टाइप करना होगा। मेंस एग्जामिनेशन में होता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव किस टाइप से आता है, तो हर पेपर का अलग अलग डिस्क्रिप्टिव है। आरआरबी पीओ में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। आईबीपीएस पीओ में एसे एंड कंप्रिहेंशन पूछते हैं। एसबीआई पीओ के अंदर आपको ईमेल राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग करनी होती है, वहाँ पे वो चीज़ का जो है लिखा हुआ होता है। अगर हम बात करते हैं कि पर्टिकुलरली कि किस प्रकार से आईबीपीएस और एसबीआई के जो प्रीलिम्स है और मेंस है उसका डिफरेंस कैसा है। सो प्रीलिम्स जो है वो आता है, उसमें जीए पोर्शन जो होता है हमारा नहीं होता है। 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको प्रीलिम्स लेवल में प्रिपेयर करने होते हैं, वो हैं इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट। आपको वहाँ पे जीए देखने को नहीं मिलती है, जीए मेंस में आती है और हमको मेंस में वही प्रिपेयर करना है। क्लरिकल लेवल में सिर्फ प्रीलिम्स एंड मेंस होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग हो जाती है। पीओ के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव के बाद आपको इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बैंक अलॉट होती है, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन, प्रिपेयर फॉर दी बैंक्स, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। सबसे मेन चीज़ अब आती है कि भाई चीज़ें जान गई कि किस तरीके से एग्जाम होता है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना कहाँ से, हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टेप 1 हमारा क्या होना चाहिए। सो अगर बात करते हैं कि स्टेप 1 हमारा होना क्या चाहिए, तो स्टेप 1 हमारा होना चाहिए कि बाय अ कोर्स। बाय अ कोर्स क्या फ्री में सोर्सेस नहीं है, बताऊंगा अभी क्या है, क्या तरीके हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ाई चाहिए स्ट्रक्चर्ड मैनर में, आपको पढ़ाई चाहिए कि कोई भी डेविएशन ना हो, स्ट्रिक्ट शेड्यूल हो, डाउट सॉल्व हो सके, आपकी रेगुलरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि बाई अ कोर्स। बाई अ कोर्स बहुत सारे हैं, आप ऑफलाइन भी बाई खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑफलाइन खरीद सकते हैं तो पीडब्ल्यू के सेंटर्स हैं, महिंद्रा के सेंटर हैं, गैलेक्सी कोचिंग है, क्लासेस हैं, पैरामाउंट क्लासेस हैं, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, आप जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन की अगर बात करें तो ऑनलाइन में आपको यस ऑफिसर, अनअकैडमी, पीडब्ल्यू, टेक्स्ट बुक, लर्निंग नीति, अड्डा 247, ऑली बोर्ड एंड गाइडली देखने को मिलते हैं। आप कहीं से भी किसी भी कंपनी से आप अपने अनुसार, अपने बजट के अनुसार कोर्सेज को खरीद सकते हैं। ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, दोनों बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बैचेस के देते हैं। इंडिविजुअल को टीचर्स के भी आप खरीद सकते हैं, ग्रुप बैचेस के भी खरीद सकते हैं, चाहे वो एस ऑफिसर हो, चाहे आप लर्निंग नीति हो, चाहे आप अड्डा हो, चाहे जो हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई पर्टिकुलर टीचर्स का बैच खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए 2 सोर्सेस ही हैं। पहला सोर्स है आपके लिए यूट्यूब। आप यूट्यूब को जो है, आप उसके यूट्यूब पे आप चले जाइए, वहाँ पे जो भी टीचर आपको पसंद है, आपको वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका है, थोड़ा सा इलीगल तरीका है, मैं कहूँगा अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इलीगल तरीका है। इलीगल तरीका होने की वजह से आपको थोड़ी सी उसमें सावधानी बरतनी होगी। वो तरीका है टेलीग्राम। जी हाँ, टेलीग्राम पे क्या होता है, जो पायरेटेड कोर्सेज होते हैं वो मिलते रहते हैं, जो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हों मिलते रहते हैं। आप 100 रुपये में, 50 रुपये में, 200 रुपये में के आसपास कोर्सेज का प्राइस होता है, आप जा करके खरीद सकते हैं और उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो अगेंस्ट द लॉ है, उसमें चांसेस रहते हैं कि आप भी फंस सकते हैं अगर कोई भी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, या फिर मान लीजिए किसी ने कॉपीराइट क्लेम कर दिया किसी भी चैनल ने, तो आपका कंटेंट, जो भी आपका पैसा, वो चला जाएगा। ऑब्वियसली बात है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन आपको वहाँ पर पूरा कोर्सेस मिल जाएगा। यूट्यूब की अगर बात करते हैं तो आप मैथ के लिए फॉलो कर सकते हैं स्टडीफाइड को, लर्निंग कैप्सूल्स को, अड्डा 247 को फॉलो कर सकते हैं। कैरियर डिफाइनर जो कि कौशिक सर हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप स्टडी क्विक को फॉलो कर सकते हैं, निमिषा बंसल को फॉलो कर सकते हैं, अनुभव गोस्वामी सर को फॉलो कर सकते हैं, रूपम चिकारा मैम हैं, लर्निंग नीति पे पढ़ाती हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। जो भी टीचर आपको पसंद आए, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए या क्वांट के लिए, स्टिक टू ओनली 1 टीचर। चाहे आपको कौशिक सर पसंद आए तो आप कौशिक सर के से ही पढ़िए, फिर हर्षा सर क्या पढ़ा रहे हैं, आशीष सर क्या पढ़ा रहे हैं, उससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
कौशिक सर चाहे यूट्यूब पे पढ़ाएं, चाहे वो पेड बैच में पढ़ाएं, आपको वहीं से पढ़ना है। हर्षद सर चाहे यूट्यूब पे पढ़ाएं और चाहे पेड बैच में पढ़ाएं, आपको वहीं से पढ़ना है अगर आपको क्वांट में सिलेक्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक टीचर की अप्रोच अलग होती है, सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। अगर आप डेली एक टीचर से दूसरे टीचर पे जंप करेंगे, सो ना आपको नॉलेज आएगा, ना आपकी कंसिस्टेंसी होगी, ना ही आप किसी को फॉलो कर पाएंगे। और क्योंकि इस टीचर का पढ़ाने का तरीका दूसरे टीचर के पढ़ाने के तरीके से अलग है, सो ऑब्वियस सी बात है यू विल मिस अप, कि अपने दिमाग में चीज़ें कन्फ्यूजन होंगी और आप मिस करेंगे चीज़ों को। जो गलतियां मैंने की थी पिछले साल, मैंने क्या किया था, मैंने इस पिछले साल ऑब्वियस मेंस क्वालिफाई किया था, लेकिन गलती सबसे बड़ी मेरी ये रही कि मैं आशीष सर की क्लास यूट्यूब पे लाइव है तो मैं आशीष सर की क्लास करता था। हर्षद सर की लाइव है तो हर्षद सर की क्लास कर लेता था। कौशिक सर की लाइव थी तो कौशिक सर की करता था। और वो चीज़ ही ऐसी थी कि जिसने मुझे अटेंटिव नहीं होने दिया। कंसिस्टेंसी रहती थी मेरी, पर एक तरीके से स्ट्रिक्ट नहीं था पर्टिकुलर शेड्यूल के बारे में, पर्टिकुलर नॉलेज के बारे में कि हमको अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चंस की। और इसकी वजह से मेरा जो है मीन्स कुछ नंबर से रह गया था, क्वालिफाई नहीं हुआ था। प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। यही रीजन था, यही रीजन इंग्लिश में भी था और यही रीजन था मेरा इंग्लिश रीजनिंग के अंदर, कि रीजनिंग में मैं संजय सर को भी फॉलो करता था और साथ ही साथ मैं स्मृति मैम को भी फॉलो कर लेता था, अंकुश सर को भी कर लेता था, सौरभ सर की भी क्लासेस में देख ले रहा हूँ, अड्डा पे पढ़ाते हैं सर। सो अप्रोच के लिए कि मुझे ज़्यादा नंबर लाने हैं, तो ज़्यादा नंबर आप क्लासेस देख करके नहीं लाएंगे। ज़्यादा नंबर लाएंगे आपका जितना पेन चलेगा, जितनी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितनी आपकी पीडीएफ चलेगी, जितना आपका दिमाग चलेगा, उससे आप ज़्यादा नंबर लाएंगे, ना कि कौन सा टीचर की आप कितनी ज़्यादा क्लास ले रहे हैं उससे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको चाहे जो पसंद हो, चाहे मैथ के लिए आप 4-5 टीचर हैं, कौशिक सर हैं, हर्षद सर हैं या आशीष सर हैं, या फिर आप इनमें से किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक टीचर को ही फॉलो कीजिए। रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो प्रीलिम्स के लिए आप नो डाउट आप फॉलो कीजिए जाकर के अंकुश सर को। मेंस के लिए मैं फॉलो करता हूँ संजय सर को, संजय सर रीजनिंग बाय संजय सर, और वो ऑलीवुड पढ़ाते हैं, ऑलीवुड पर आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ब्रिलियंट टीचर। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए इनसे अच्छा टीचर कोई भी नहीं मुझे दिखता है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट के साथ, जो चीज़ों के साथ क्रिटिकल रीजनिंग संजय सर पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ाता है। और क्रिटिकल रीजनिंग मेंस में आपको 8 से 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो जो स्कोर आपका 15 आ रहा था, वो क्रिटिकल रीजनिंग आपका स्कोर 22 से 25 पहुंचा देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ज़्यादा मेहनत भी नहीं है क्रिटिकल रीजनिंग में और आप आसानी से एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जीए के लिए 3-4 टीचर्स हैं, कपिल काठपाल सर हैं, जीए बाई पीयूष सर हैं, कुछ पांडे सर हैं, अब अभिजीत मिश्रा सर हैं। आप जिसको चाहे, जिससे समझ में आता हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही टीचर को फॉलो कीजिए। आपको जिस टीचर से समझ में आता है, जिस टीचर की अप्रोच अच्छी लगती है, जिस टीचर का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ फॉलो ओनली वन, प्लीज़ फॉलो ओनली वन टीचर एट अ टाइम। अगर आप एक ही टीचर को एक ही बार में फॉलो करते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपने अपना टीचर फाइनल कर लिया, आप अपने कोर्स फाइनल कर लिया, अपना प्लेटफॉर्म फाइनल कर लिया, लेकिन अब करना क्या है? करने के लिए हाउ टू स्टार्ट स्टडी, कैसे पढ़ना है। बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ चीज़ें की नोट करते चले जाइएगा कि आपको अब क्या करना है। पहले हमने समझ लिया कि एग्ज़ाम क्या होता है, फिर हमने समझ लिया कि ज्वाइन क्यों करना चाहिए, फिर हमने समझ लिया कि हमारे पास कौन कौन से टीचर्स हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कोर्स बाय कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब करना क्या है। तो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, स्टार्ट फ्रॉम द क्लास 1। क्वांट की हो, रीजनिंग की हो, इंग्लिश की हो, चाहे फिर जीए की हो, क्लास 1 से स्टार्ट कीजिए। नोट्स बनाइए और 3 से 4 महीने के अंदर कोशिश कीजिए कि आप क्लास को अटेम्प्ट कर लें। अगर आप लाइव क्लासेस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप टीचर के फ्लो के साथ जाएंगे, पर अगर आप प्रीवियस ईयर की जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, आप अगर उनसे पढ़ाई करते हैं तो आप अपनी पेस पे जल्दी से आप 3 से 4 महीने के अंदर कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ की नोट्स बनाइए, क्योंकि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब आप प्रीलिम्स के मॉक दे रहे होंगे, जब आप मेंस के मॉक दे रहे होंगे या मेंस की पढ़ाई कर रहे होंगे, उस समय अगर आप फंसेंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है आप क्लासेस नहीं देखने जाएंगे,
वहाँ पे आपको नोट्स ही काम आएंगे। सो नोट्स बनाना ज़रूरी है, चाहे क्वांट के हों, रीजनिंग के हों, मेन रीजनिंग के हों। अप्रोचेस के बनाइए, या रीजनिंग में ऐसा कोई लॉजिक नहीं हो, मतलब नोट्स बनाने का कुछ है नहीं, लेकिन आपको बनाना है अप्रोचेस का, कि पर्टिकुलर अप्रोचेस है, जो कौन कौन सी अप्रोचेस मुझे आती हैं, कौन कौन सी अप्रोचेस मैंने लिखी हैं, क्या जो क्वेश्चन आ रहा है पर्टिकुलरली इन अप्रोचेस में से है कि नहीं है, तो वो चीज़ को कीजिए। इस दौरान आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई भी रीसफलिंग नहीं करनी है। रीसफलिंग मतलब आज हमने नोट्स क्लासेस कर रहे थे कौशिक सर की, और कल हम पहुंच गए आशीष सर की करने, नहीं करना है। आपको कौशिक सर जितना पढ़ाते चले जाएं वही करना है, आप आशीष सर जितना पढ़ाते चले जाएं वही करना है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको 2027 में बैंकिंग एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना है एज अ बिगिनर पहले अटेम्प्ट में, तो आपको स्टिक टू वन सोर्स होना पड़ेगा। मैं नहीं था, इसलिए इस बार रिपीटर हूँ, और तुम रिपीटर नहीं बनना चाहोगे क्योंकि तुम एक ही कोर्स से स्टिक्ट हो। इस दौरान आपको कोई मॉक नहीं देना, कोई टेस्ट नहीं देना। एग्जाम नोटिफिकेशन आता जाए आने दीजिए, आपको नहीं देना है, आपको एग्जाम नहीं, फॉर्म ही नहीं भरना है, आपको फुल फोकस करना है पढ़ाई पे एंड पढ़ाई पे। टोटल सिलेबस कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए, नॉलेज लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, टीचर्स की अप्रोच क्या आ रही है, कौन कौन सी अवॉइड करनी चीज़ें। अगर टीचर मैराथन करा रहा, नहीं करना है, आप अपनी चीज़ों को कंप्लीट कीजिए, आप परसेंटेज को कंप्लीट कीजिए, आप डी आई को कंप्लीट कीजिए, आप रेशियो को कंप्लीट कीजिए, आप पजल को सॉल्व करना शुरू कीजिए, आप टेंसेस को कंप्लीट कीजिए, आप अपनी ग्रामर को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको बेसिक फाउंडेशन बनाना ज़्यादा ज़रूरी है देन गोइंग फॉर अटेंडिंग मैराथन, गोइंग फॉर अदर स्ट्रेटजी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो में आप जो भी स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस स्ट्रेटजी को देखने के बाद आप चाहते हैं कि आप दूसरी स्ट्रेटजी पे जाएँ, दूसरे वीडियो पे जाएँ, सो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपने को ये चीज़ याद हो गई, आप इस चीज़ को सीख गए, आपको पता चल गया क्या क्या करना है। नाउ गो बाय कोर्स और स्टडी शुरू करना शुरू कीजिए। आप कल से स्टार्ट कर सकते हैं, परसों से आप सितंबर 1 से तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। विदाउट स्टार्टिंग आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। जितना देर में स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। सितंबर में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अब आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीओ को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है नहीं कर सकते हैं, पर नेक्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन के लिए आप बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सितंबर से स्टार्ट करते हैं तो लगभग दिसंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा। फिर दिसंबर के बाद आप प्रीलिम्स की 1-2 महीना क्लासेस कीजिए, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप धीरे धीरे जो है मेंस की तरफ स्विच कीजिए, क्योंकि मेंस प्रीलिम्स के बाद मेंस लगभग 1 महीने का समय होता है। उस बीच में आपको अदर एग्जामिनेशन, चाहे क्लर्कल एग्जामिनेशन हो के प्रीलिम्स हो, या पीओ एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स हो, या फिर इंश्योरेंस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स हो, उनको देना रहेगा। सो आप यू डू नॉट हैव टाइम। फॉर एग्जांपल अभी 1 तारीख को एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स हो गया, 12 तारीख के आसपास लगभग एसबीआई पीओ का मेंस एग्जामिनेशन है। कितना समय मिला? लगभग 40 दिन का समय। लेकिन इस 40 दिन के अंदर आपको NICL AO का भी आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देखने को मिल रहा है, IBPS PO का भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देखने को मिल रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है, आप अपना कंसंट्रेशन जो मेंस पे आप देना चाह रहे थे उठा करके आपको इधर देना पड़ेगा। सो उस चीज़ को करना है। फिर से कहूँगा, चूज योर टीचर, स्टार्ट मेकिंग नोट्स, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, चाहे जो हो, क्योंकि ये रिवीजन में बहुत काम आने वाले हैं। जब ये चीज़ें हो जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं, आपको पता है कि आपने क्या कर दिया है, तब आपको स्टार्ट करना है मेंस के बारे में। तब आपको जंप करना है मेंस पे। 80 से 90% सिलेबस आपका ख़त्म हो जाए तो आपको मेंस स्टार्ट करना है। मेंस स्टार्ट करने के लिए आपको डायरेक्टली पीओ मेंस पे नहीं जाना है, आरआरबी मतलब एसबीआई पीओ या IBPS पीओ मेंस पे नहीं जाना है। ऑब्वियस सी बात है, जो आप क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे या पीओ लेवल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उससे हल्का सा डिफिकल्टी पे जाइए। थोड़ी सी डिफिकल्टी पे जाएंगे, थोड़ी सी अप्रोचेस के बारे में जाएंगे। एक दिन क्लास लीजिए, दूसरे दिन उसको प्रैक्टिस कीजिए, तीसरे दिन क्लास लीजिए, चौथे दिन प्रैक्टिस कीजिए, और ये चीज़ें कीजिए। इससे आपका स्कोर बूस्ट होगा, मोरल बूस्ट होगा, और चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। फिर धीरे धीरे जैसे कि आपको मेंस कहाँ से स्टार्ट करनी है, मेंस में वही चीज़ें, अब डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना जब आने लगा तो आप क्लरिकल मेंस के क्वेश्चंस पे जंप कर जाइए, क्लरिकल मेंस के PDFs को सॉल्व कीजिए।
क्लरिकल मेंस की क्लासेस को अटेंड कीजिए, और जब वहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शुरू हो जाए तब आप पीडीएफ्स को सॉल्व करना शुरू कीजिए क्लरिकल मेंस की, कि क्या आपने जो सीखा है, जो अप्रोच को जाना है, क्या उस अप्रोच को आप लगा पा रहे हैं। अलजेब्रा के बारे में जो आपने पढ़ा है, क्या वो अलजेब्रा के चीज़ें याद हैं, आप क्वेश्चन में लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पीडीएफ में देख करके सॉल्व कर पा रहे हैं जिसमें आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो आप वापस क्लासेस को देखिए, और क्लासेस को देखने के बाद आप वहाँ से अप्रोच को लीजिए और फिर आप पीडीएफ को जंप कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस बनने लगे हैं। जब क्वेश्चंस बनने लगें तो आप पीओ मेंस की तरफ शिफ्ट कर जाइए। एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस पीओ मेंस की डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ शिफ्ट कर जाइए। स्टार्टिंग में 20 से 25, 30, 40 मिनट भी लग सकता है एक डीआई को सॉल्व करने में, एक पजल को सॉल्व करने में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप अप्रोच बनाते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि अब आपको समय 10 से 15 मिनट ही लग रहा है। और एक समय आएगा, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि वो समय 8 से 12 मिनट के बीच हो जाएगा। और अगर आप 8 से 12 मिनट के बीच में आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ की पजल को बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सीख चुके हैं, और ये धीरे धीरे हो जाएगा। डायरेक्टली जंप नहीं करना है, एक स्टेजेस में ही जंप करना है, और ये स्टेजेस आपको नोट करने कॉपी पे। सबसे पहले आपको क्लासेस करनी है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे जाना है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से आपको क्लरिकल प्रीलिम्स पे जाना है, मेंस पे जाना है, क्लरिकल मेंस पे आपको पीडीएफ शिफ्ट करना है, वीडियो क्लासेस को कंटिन्यू करना है साथ के अंदर, और इसके बाद आपको आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ मेंस पे जाना है। इस दौरान वीडियो क्लासेस को कंटिन्यू रखिए, जितना ज़्यादा अप्रोचेस को ले सकते हैं सीखिए, और ये काम आपको जून तक करना है। जून के बाद, या फिर आप कह सकते हैं अगर आप अप्रैल तक करते हैं या मई तक करते हैं, तो एक महीने के ख़त्म करने के बाद आप यहाँ पे आप मेंस की जो मॉक सेक्शनल मॉक्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और प्लस अप्रोच पे बिल्ड करने पे ध्यान दीजिए। ये काम आपको मेंस पढ़ना है जून तक पढ़ना इसलिए है क्योंकि जून के अंदर आपको एसबीआई पीओ है, बीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, और फिर आपको लगभग 15 दिन तक आप चाहें तो एसबीआई पीओ को कंटिन्यू कीजिए, मेंस को कंटिन्यू कीजिए। नहीं चाहें तो आप टोटली यू कैन शिफ्ट टू, एक महीना आप आईबीपीएस मतलब प्रीलिम्स की तरफ आप शिफ्ट हो सकते हैं। उसमें आपको वीडियो लेक्चर देखना है और मॉक देना है। वीडियो लेक्चर मॉक प्रैक्टिस, वीडियो लेक्चर मॉक। आखिरी 15 दिन ऑफ द एग्जामिनेशन की, फॉर एग्जांपल अगर मेरा एग्जाम 21 तारीख को है तो मैं 5 या 10 तारीख के आसपास से मैं मॉक देना शुरू कर दूंगा। मैं सिर्फ मॉक दूंगा, मॉक को एनालाइज करूंगा, मॉक में क्या गलतियां हैं उनको दूर करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा और फिर से मॉक दूंगा। यही करना है जिससे हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तो इसके बेस लगभग 1 महीना का समय मिलेगा। उस 1 महीने के अंदर अदर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी होंगे, और इसलिए ज़रूरी ये है कि हमारी मेंस की प्रिपरेशन बहुत आगे से चली आ रही हो, क्योंकि जीए पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। नोट डाउन, तो जीए हमको स्टार्टिंग से पढ़ना है, नोट्स बनाते हुए चलते आना है, रिवीजन करते रहना है, इवन दो ड्यूरिंग द प्रीलिम्स टाइम। हाँ, 4-5 दिन मत पढ़ना स्टार्टिंग प्रीलिम्स के पहले, लेकिन आपको पढ़ते हुए आना ही है, जीए के नोट्स बनाना है, सो दैट यू कैन स्कोर गुड एंड वेल इन मार्क्स इन जीए, क्योंकि जीए का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अप्रोच टेस्ट के लिए नहीं करना है, अप्रोच के लिए आपको वीडियो क्लासेस करनी है। टेस्ट के लिए मॉक होता है, सिर्फ मॉक होता है। खुद का नॉलेज चेक करिए मॉक के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू नहीं। वीडियो लेक्चर से सीख लीजिए, धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी और फिर आप अपने टाइम बेस्ड सॉल्विंग में पहुंच जाइएगा। आप 20 से 25 मिनट में जो आपको समय लगता था, ऑब्वियस बात आपको धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा, और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद मेंस की एग्जामिनेशन दीजिए, वहाँ पे आप 1 महीने का जो समय मिलेगा उसमें डिस्क्रिप्टिव की पढ़ाई करनी है, और इस दौरान आप मेंस के लिए पहुँच जाएंगे। और मेंस में प्रिपरेशन करने के बाद आप इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू से आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इस तरीके से बैंक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा इस वीडियो में। इंटायर वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपने नॉलेज गेन किया होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट कीजिए और बताइए कि आपने क्या सीखा और आप कब से बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।